नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हरीश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था भारती जय विजय करे के हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। उसके जो काव्य अंश थे उनके बारे में हमने जाना था, उनका भावार्थ जाना था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि हर चैप्टर में हमारे साथ हुआ है कि सबसे पहले क्या है, हमें MCQs दिए गए हैं कि उनमें से कोई भी सटीक उत्तर चुनना है और बताना है कि भाई वो क्यों उपयुक्त है, यानी कि उसका कारण देना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से, इसका आंसर होगा आपका ग, यानी विशेष रूप से भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। यानी कि इन तीनों चीजों की प्रशंसा की गई है। मुझे विकल्प ग सबसे उपयुक्त लगता है, क्योंकि कविता में केवल भौगोलिक संरचना या सांस्कृतिक विविधता विविधता आप समझते हो ना, मतलब डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग रहना या फिर अलग अलग भाषाएं बोलना, उन्हें हम बोलते हैं विविधता। तो भौगोलिक संरचना या सांस्कृतिक विविधता का ही वर्णन नहीं है, बल्कि भारत की संपूर्ण महिमा का गुणगान किया गया है। कवि ने कनक शस्य कमल धरे कहकर कृषि संपन्नता, गंगा हिमालय वनलता आदि के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य और प्रणव ओंकार के द्वारा आध्यात्मिक और ज्ञान की महत्वता को दर्शाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि भारत की धन धान्य संपत्ति। कनक शब्द से कमल धरे में कनक का अर्थ सोना और शस्य का अर्थ फसल धान्य होता है। कवि यहाँ भारत भूमि की ऐसी धरती के रूप में प्रस्तुत करता है जो सोने जैसे मूल्यवान और अन्न समृद्ध, यानी कि जहाँ पर अन्न की समृद्धि है। बोलते थे ना हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था, सोना भी था। यह पंक्ति भारत की कृषि समृद्धि, उर्वरता और भरपूर पैदावार का संकेत देती है। अगला प्रश्न देखेंगे। समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं, तो वो पंक्तियां हैं ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरभ मुखरे, यानी कि जो ये पंक्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि भारत की महिमा और स्वर चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। ध्वनित दिशाएं का अर्थ है कि भारत का यश सभी दिशाओं में फैल रहा है, और शतमुख शतरभ से अनेकों स्वरों द्वारा उसकी प्रशंसा का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? तो सांस्कृतिक निष्ठ और समास युक्त, यानी कविता में कनक शस्य कमल धरे ज्योतिर्जल कर्ण शतमुख शतरभ जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो संस्कृत से लिए गए हैं और समास से बने हैं। पूरी कविता की भाषा गंभीर, प्रभावशाली और अलंकारी है, जो संस्कृत निष्ठ शैली को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के वर्षों में तरु तृण लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देता है? तो राष्ट्रीयता और देश प्रेम, कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और राष्ट्रीयता की भावना को सबके अंदर उजागर करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने तरु तृण लता को वस्त्र और गंगा धारा को हार के रूप में प्रस्तुत कर भारत भूमि को एक जीवंत पूजनीय मात्र रूप में चित्रित किया है। यह चित्रण केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि देश के प्रति गर्व, श्रद्धा और भावात्मक जुड़ाव को व्यक्त करता है। ठीक है, अब हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब हमें अर्थ और भाव बताने हैं, यानी कि हमें इनमें कुछ नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए इनका भाव स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। तो सबसे पहले क्या है? लंका पतदल शतदल गर्जे तोमी सागर जल धोता शुचि चरण युगल, यानी पंक्तियों का अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि भारत भूमि को एक दिव्य देवी के रूप में चित्रित करता है। लंका पदतल शतदल का अर्थ है कि लंका भारत के चरणों के नीचे कमल के समान स्थित है। गर्जे तोमी सागर जल से आश्चर्य कि समुद्र का जल गर्जना करता हुआ उठता है, और धोता शुचि चरण युगल के अनुसार वह भारत माता के पवित्र चरणों को धोता है। भावार्थ क्या है इसका? कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की महानता और महिमा को अत्यंत भव्य रूप से प्रस्तुत करता है। भारत को एक पूजनीय देवी के रूप में दिखाया गया है, जिसके चरणों को कि स्वयं समुद्र भी श्रद्धा से धोता है। यह चित्रण देश के प्रति आदर, गौरव और भक्ति की भावना उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे हमारी पंक्तियां एक ख
ऑप्शन क्वेश्चन बी इसका, जो कि क्या है पंक्तियां, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। तो इनमें पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि भारत की आध्यात्मिक महानता और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। आध्यात्मिक भावना मतलब महानता, मतलब कि यहाँ के जो ऋषि मुनियों के आध्यात्म की ओर ज्यादा अग्रसर है। प्राण प्रणव ओंकार का अर्थ है कि भारत के प्राणों में ओम की पवित्र ध्वनि बसी हुई है। ध्वनित दिशाएं उदार से आशय है कि यह दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। शतमुख शतरव मुखरे का अर्थ है कि अनेक मुखों और स्वरों से यह ध्वनि निरंतर प्रकट हो रही है। भावार्थ क्या है इसका, कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि भारत आध्यात्मिक और ज्ञान का केंद्र है। यहाँ की संस्कृति और विचार पूरे विश्व में फैल रहे हैं। ओम की पवित्र ध्वनि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जो शांति, एकता और व्यापकता का संदेश देती है। ठीक है, अब करेंगे इसके, हमारी जो ये पंक्तियां थी इनके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आगे देखेंगे इनके प्रश्नोत्तर, मेरी समझ मेरे विचार। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, यानी कि क्या कौन सी भावना देखने को मिलती है। तो कविता में कवि की गहरी देशभक्ति, गर्व और श्रद्धा की भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। कवि भारत को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत सुंदर, समृद्ध और पूजनीय है। वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि हिमालय, गंगा, वनलता और समुद्र का वर्णन करके उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है। साथ ही प्रणव ओंकार के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक महानता और ज्ञान परंपरा को भी उजागर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश का काम है, करना भी देश प्रेम का काम है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक रूप से में किया गया है। कवि ने भारत को एक देवी के रूप में चित्रित किया है, जिसके वस्त्र तरु तृणवनलता है और गले में गंगा धारा हार की तरह शोभा दे रही है। हिमालय को मुकुट, नदियों को आभूषण और समुद्र को उसके चरण धोने वाला बताया गया है। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्वों को मानवीय रूप देकर भारत की सुंदरता और महानता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कनक शस्य कमल धरे भक्ति की पंक्ति भारत भूमि की किन किन दो विशेषताओं को की ओर संकेत करता है। तो यह पंक्ति भारत भूमि की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, तो क्यों बताया गया है? तो मुकुट शुभ्र हिम तुषार में हिमालय को भारत का मुकुट इसलिए बताया गया है क्योंकि वह देश के उत्तरी भाग में ऊंचाई पर स्थित है। जैसे सिर पर मुकुट होता है, हिमालय की बर्फ से ढकी सफेद चींटियां उसे अत्यंत सुंदर और भव्य बनाती है, जिससे वह सचमुच किसी मुकुट की तरह चमकता होता है। आपने देखा होगा ना, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया अभी तक कि जो हिमालय है, ऊपर से की तरफ से जो हिमालय की जो चादर बनी हुई है इस तरीके से, यहाँ पर ये पूरा किससे, बर्फ से ढका हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिससे सचमुच किसी मुकुट की तरह चमकता है, क्योंकि ऊपर क्या सफेद चींटियों जिसे अत्यंत और सुंदर भव्य बनाते हैं जी। उससे अभिप्राय है कि जो हिमालय के ऊपर बर्फ की परतें जमी होती हैं। इसके अलावा हिमालय भारत की रक्षा भी करता है, क्योंकि यह प्राकृतिक सीमा बनाकर बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, उसे रीड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।